दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो बीए सेकेंड ईयर की एग्जामिनेशन है उसकी डेट डिक्लेयर हो गई है। 22 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रही है और इंग्लिश का पेपर तो काफ़ी पीछे रहा, वो अगले नेक्स्ट मंथ है दिसंबर में। तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। हम लोग फटाफट एक के ऊपर एक लेक्चर्स मैं अपलोड करूँगा, आप लोग पढ़ने में पूरा ध्यान दें। तो आज इसी सीरीज में हम एक और पोएम पढ़ेंगे, शी वॉक्स इन ड्यूटी बाय लॉर्ड बायरन। इंपॉर्टेंट पोएम है, छोटी सी पोएम है, अच्छी पोएम है, सिंपल पोएम है, मतलब कोई इसमें वैसे टफ चीज़ है नहीं, परंतु मैं इसको समझाऊंगा अब आपको। एक चीज़ ध्यान रखें, आपके जितने भी भाई बंधु, दोस्त, फ्रेंड, रिलेटिव्स हैं, बच्चे जो सेकंड ईयर के एग्जाम देने वाले हैं, उन सबको इस चैनल के साथ में जोड़ें ताकि मैक्सिमम लोग बेनिफिट ले सकें इन वीडियोज़ का। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉर्ड बायरन के बारे में कुछ जान लेते हैं। लॉर्ड बायरन कौन थे? लॉर्ड बायरन भी आप देखोगे तो एक रोमांटिक पोइट हैं। क्या थे? रोमांटिक पोइट। और रोमांटिक पोइट्स में बहुत ही पॉपुलर पोइट्स में से आते हैं ये। देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोमांटिक पोइट थे। नॉट ओनली रोमांटिक, मतलब फेमस पोइट ही थे एक तरह से। पूरे ब्रिटेन के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक कवि रहे हैं, देखा जाए तो आज तक हिस्ट्री में पूरे। और इसके करंट टाइम में जब ये जिंदा थे तब तो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। देखो ऐसा है कि ना, हमने देखा कई, भले ही वो कीट्स हो, है ना, चाहे एस टी कॉलरेज हो, ये जनरली अपने टाइम पे इतने पॉपुलर नहीं हुए जितने मरने के बाद में ज्यादा हुए, है ना। खासतौर पे कीट्स और शैली तो मरने के बाद ही पॉपुलर हुए थे। तो परंतु ऐसा लॉर्ड बायरन के साथ में नहीं था। वो तो जिंदा रहते रहते अपनी पूरी पॉपुलैरिटी देख के गए थे वैसी वाली चीज थी। तो देखो, लॉर्ड बायरन 1788 में पैदा हुए, है ना, और डेथ हुई 1824 में। बहुत ज्यादा ये भी नहीं जिए, जैसे कि रोमांटिक पोइट ज्यादातर उनके साथ में रहा कि वो इतना जिए ही नहीं। तो ये भी लगभग 36 ईयर्स जिए, देखा जाए तो मोटा मोटा हम देखें तो जवानी में मर गए। तो इन्होंने कई बहुत फेमस पोएम लिखी, जैसे एक थी चाइल्ड हेराल्ड पिलग्रिमेज। चाइल्ड हेराल्ड पिलग्रिमेज यानी कि इनकी जो हेराल्ड है ना, इनकी एक तरह से पिलग्रिमेज होती है, तीर्थ यात्रा। तो इन्होंने एक पोएम लिखी है चाइल्ड हेराल्ड पिलग्रिमेज। तो ये पोएम का जो कैंटोज 1 और कैंटोज 2 पब्लिश हुए थे, तो पब्लिश होने के तुरंत बाद 3 मार्च कौन सी 1812 जो ये तारीख थी ना, सुबह जब बायरन जगे तो वो बोलते हैं, उनके खुद के ये वर्ड हैं, उन्होंने कहा कि मैं सोया और मैं एक सुबह को जागा और मैंने खुद को बहुत ही पॉपुलर पाया। हुआ ये कि मतलब चाइल्ड हेराल्ड पिलग्रिमेज के पब्लिकेशन के बाद में वो उनकी प्रसिद्धि ऐसे बढ़ी, मतलब इतने जबरदस्त प्रसिद्ध हो गए, रातों रात बोलते हैं ना, जो एकदम फेमस हो गए, वैसी वाली चीज थी। और क्योंकि लॉर्ड बायरन के बारे में एक चीज और है जो मैं बता देता हूँ कि बहुत ही मतलब सुंदर थे, देखने में भी बहुत ही सुंदर थे। और उनकी सुंदरता के पीछे उस टाइम के मतलब लड़के लड़की दोनों ही फिदा थे एक तरह से। बोलते हैं कि मतलब दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थे ये लॉर्ड बायरन। मतलब सुंदरता इस कदर थी कि इनको मतलब पैर में थोड़ा सा इनकी समस्या थी, तो मतलब चलने में थोड़ी लंगड़ा के चलते थे, लचक आती थी चलने में। तो हुआ ये कि इनकी पॉपुलैरिटी जब इतनी बड़ी, इतनी पॉपुलर हो गए कि इनकी पॉपुलैरिटी के पीछे इनकी वो जो लचक है ना, वो इनके शरीर की वीकनेस, एक कमी ना होकर बल्कि वो एक स्टाइल बन गई। जो उस टाइम की जो नौजवान थे, यूथ थे, मतलब लड़के लोग, वो भाई उस स्टाइल को फॉलो करने लगे, क्योंकि लॉर्ड बायरन के पीछे लड़कियां थी पागल बिल्कुल। और तो ये सब देख के जो जिस तरह से लॉर्ड बायरन चलते थे, लंगड़ा के थोड़ा चलते थे, लचक आती थी, वो लड़कों ने अपना ली वो स्टाइल, वो भी सब लंगड़ा के चलने लगे तो ये उनकी प्रसिद्धि का एक तरीके से बोल सकते हैं एग्जाम्पल है कि वो कितने ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। बाद में हुआ ये कि ये एक तरह से, क्योंकि राइटर तो थे ही, साथ में पॉलिटिकली भी बहुत एक्टिव थे, एक रिवोल्यूशनरी टाइप के पर्सन थे। ग्रीस का इंडिपेंडेंस का वॉर चल रहा था, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था। और इस युद्ध में ये ग्रीस के साथ में थे। किसके साथ, किसके अगेंस्ट में चल रहा था? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये चल रहा था ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में युद्ध हो रहा था। और इस युद्ध में ये ग्रीस के साथ में थे, मतलब ग्रीस के साथ में युद्ध लड़ रहे थे। इस युद्ध में क्या हुआ कि इनको मलेरिया हो गया। क्या हो गया? मलेरिया की बीमारी हो गई, और बाद में उसी वजह से इनकी डेथ भी हो गई 1824 में। ठीक है, तो ये इनकी बेसिक जीवनी थी। फेमस बुक्स हैं डॉन जुआन, है ना, डॉन जुआन के अलावा साथ में और क्या है? डॉन जुआन के अलावा है इनकी चाइल्ड हेराल्ड पिलग्रिमेज, मैंने बता दिया, ना। और ये दो बहुत ही पॉपुलर है, तो याद रखनी अपन को, है ना। बाकी पोएम्स हैं इनकी काफी सारी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हम
पढ़ेंगे शी वॉक्स इन ब्यूटी, जो कि एक लिरिक पोएम है। लिरिक पोएम में क्या होता है, जनरली एक इंसान अपने खुद के इमोशंस, और एक छोटी पोएम, लिरिक पोएम जनरली एक छोटी पोएम होती है, इसमें पोएट होता है ना, वो अपने इमोशंस, अपने भावों को क्लियरली रखता है एक तरीके से। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि इस पोएम में एक महिला की खूबसूरती का बहुत भयंकर बखान किया गया है, और वो महिला जो थी ना, वो थी इनकी कजिन एन विल्मॉट। क्या नाम था? एन विल्मट जो भी है ना, ये थी। अब मतलब इसके बारे में विवाद है, कोई बोलते हैं इनकी कजिन थी एन विल्मट, कोई बोलते हैं पता नहीं कोई और क्या बोलते हैं, ऐसी महिला थी, इसके बारे में पता नहीं है, कोई अज्ञात महिला थी, अननोन वुमन। जो भी है, हम एन विल्मट मान के चलते हैं कि कजिन थी। इनको फर्स्ट टाइम इन्होंने देखा एक लंदन की एक पार्टी में, देखा पहली बार एन विल्मट को, और उन्होंने जो देखा कि उनकी कजिन बहुत ज्यादा सुंदर है, तो उनकी सुंदरता मतलब उनको इतनी ज्यादा अफेक्ट की, वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, बहुत ज्यादा मतलब असर पड़ा उनके ऊपर, उनकी सुंदरता का, और उनके ऊपर इन्होंने ये पोएम लिख डाली। कौन सी? शी वॉक्स इन ब्यूटी। तो इसी पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। चलो टेक्स्ट पे आते हैं सीधा, कि शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट, कि वो चलती है सुंदरता में एक रात की तरह। अब देखो, स्ट्रेट अवे कवि ने तारीफ करना स्टार्ट कर दिया है, और हम उसी की तरफ जाते हैं। आप सोचोगे कि कोई सुंदरता में कैसे चल सकता है? शी वॉक्स इन ब्यूटी, कहने का मतलब यह है कि वो खुद इतनी सुंदरता से भरी हुई है कि वो चलती है ना, तो ऐसा लगता है कि सुंदरता साथ साथ में चलती है, इसलिए बोला शी वॉक्स इन ब्यूटी। अब देखो, सुंदरता इस पूरी पोएम में पहले ही बता दूं, एक पोएम तो पूरा समझाने वाली बात है ही, परंतु साथ में इसमें आपको दो भागों में पोएम डिवाइडेड है। एक तो बोल सकते हैं एक्सटर्नल सुंदरता, एक्सटर्नल ब्यूटी। क्या है? एक्सटर्नल ब्यूटी। और एक है इंटरनल ब्यूटी। इंटरनल ब्यूटी, इंसान की दो तरह की सुंदरता बोल सकते हैं, एक तो बाहरी सुंदरता और एक अंदरूनी सुंदरता। तो दोनों चीजें इसमें एक्सप्लेन की गई है। तो जब ये पोएम फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिश हुई थी 1814 में, एक चीज में बताना भूल गया था पहले, 1814 में पब्लिश हुई थी पोएम। तो कवि स्ट्रेट अवे देखते बोलते हैं कि वो इतनी सुंदरता से भरी हुई है कि जैसे सुंदरता साथ साथ चलती है उसकी, और तुलना की गई है उसकी किससे? लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज, यानी एक ऐसी रात जिस रात में बादल नहीं है, और रात कैसी है? रात में बादल नहीं है और रात तारों से भरी हुई है, आसमान तारों से भरा हुआ है। तो पहले भिड़ते भिड़ते, लाइक द नाइट यानी एक रात के जैसे। क्या इस्तेमाल हुआ यहाँ पे? सिमिली यूज हुई है ना, सिमिली इस्तेमाल होगी सबसे पहले। तो तुलना की गई है, मतलब एक दूसरी, एक तरह कह सकते हैं चीज से एक दूसरे एक पर्सन की तुलना की गई किसी और की क्वालिटीज से, एक तरह से कंपैरिजन हो रखा है कि वो उसके जैसा है। तो सिमिली है कि एक ऐसी रात जिस रात में बादल नहीं है और आसमान खुला हुआ है और तारे चमक रहे हैं। तो जितनी सुंदर ऐसी रात होती है ना, वैसी सुंदर कौन है? उनकी कजिन एन विल्मॉट है। इसमें एक और चीज इस्तेमाल की गई, क्लाउडलेस क्लाइम्स और स्टारी स्काइज। एलिट्रेशन यूज हो रहा है। देखो, एलिट्रेशन में होता है क्या है कि पहला जो वर्ड होता है ना, वो एक क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट होता है, यानी कि वर्ड का, शब्द का पहला अल्फाबेट, पहला अल्फाबेट होता है ना, वो एक कॉन्सोनेंट होता है, और ऐसे अल्फाबेट्स रिपीट होते हैं, जैसे क है ना। तो क्लाउडलेस क्लाइम्स, स्टारी स्काइज है ना, तो ये रिपीटिशन हो रहा है इनका, ये है एलिट्रेशन। क्या है? एलिट्रेशन, पुनरावृत्ति बोलते हैं शायद इसको हिंदी में, एलिट्रेशन है ये, ठीक है। तो क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज में एलिट्रेशन यूज हो रहा है। एक चीज और है, कंफ्यूज ना हो, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं इसके ऊपर कि इनमें डिफरेंस क्या है। अगर ये साउंड बीच में कहीं आती, यानी स्टार्टिंग में ना आके बीच में होती है फिर एंड में होती, तो फिर वो कॉन्सोनेंस होता। उसमें भी कॉन्सोनेंट ही आते हैं, कॉन्सोनेंस में भी मतलब जो व्यंजन होते हैं ना, व्यंजन का रिपीटेशन होता है। एलिट्रेशन में भी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन का रिपीटेशन होता है, पर वर्ड के स्टार्ट में होता है। क्या होता है? शब्द के स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन का पुनरावृत्ति हो रही है, व्यंजन की रिपीटेशन हो रहा है। और कॉन्सोनेंस में क्या होता है? उसी व्यंजन की, जो भी व्यंजन है या जो भी कॉन्सोनेंट है, उसकी पुनरावृत्ति कहाँ होती है, रिपीटेशन कहाँ होता है? या तो शब्द के बीच में या फिर शब्द के एंड में। आगे आएंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो, एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन रेस्पेक्ट्स एंड राइज। अब देखो, आगे राइटर बोल रहे हैं कि ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट, यानी डार्क कलर और ब्राइट, यानी डार्क शेड और ब्राइट शेड, यानी कालेपन में और गोरेपन में जो सबसे बेस्ट चीज होती है, बेस्ट उनका फॉर्म होता है ना, वो इसमें है। मतलब उनकी जो कजन है ना,
वो किसकी, डार्क शेड और ब्राइट शेड की परफेक्ट फॉर्म है, परफेक्ट मिक्स है उनमें, मिक्सचर, ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ। यानी डार्क का अगर कोई शेड सबसे बेस्ट दिखाई देता है, डार्क के बहुत शेड होते हैं, हल्का डार्क, थोड़ा डार्क, थोड़ा सा अजीब सा ग्रेश डार्क, थोड़ा सा ज्यादा बिल्कुल ब्लैक डार्क, मतलब कंप्लीट डार्क, मतलब अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, बहुत सारे शेड्स होते हैं। तो डार्क का जो सबसे बेस्ट शेड और ब्राइट का जो सबसे बेस्ट शेड है वो इसमें पाया जाता है। मीट इन हर एस्पेक्ट एंड राइज, और वो कहां दिखाई देता है, इसके एस्पेक्ट में, यानी कि इसके बाहरी लुक में, चेहरे शरीर में, मतलब जो भारी लुक है उसमें सबसे बेस्ट फॉर्म दिखाई देता है डार्क और ब्राइट का, भारी लुक में और उसकी आंखों में। यानी कि उसकी आंखें और उसका जो शरीर है, वो बॉडी है, उसका जो लुक है, उसका कॉम्प्लेक्शन है, उसमें डार्क और ब्राइट का परफेक्ट फॉर्म नजर आता है। Thus mellowed to that tender light which heaven to God did nice। और देखो, thus mellowed to that tender light which heaven to God did nice। अब देखो, एक ऐसे दिन की बात हो रही है, मतलब कोई ऐसा दिन, दिन कैसा, चमकदार, गॉडी डे डिनाइज, डे डिनाइज, ड वापस से एलिट्रेशन है, ठीक है, कॉन्सोनेंट व्यंजन का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये भी एलिट्रेशन है यहाँ पर, और स्टार्टिंग में हो रहा है शब्द के शुरू में ही, ठीक है। तो देखो अब क्या है कि जैसे कोई दिन है जिसमें पूरा चमकदार दिन है, खुल के रोशनी पड़ रही है, तो खुल के रोशनी निकल रही है, दिन बिल्कुल चमकदार है, परंतु उस दिन को भी वो लाइट नसीब नहीं हो रही, मतलब चमकदार दिन हो के बावजूद भी वो लाइट उस दिन में नहीं है। कौन सी लाइट, ऐसी लाइट जो बहुत ही टेंडर हो, यानी कि नरम हो, जो चुभे भी नहीं, मतलब दिन चमकदार है परंतु जो रोशनी है वो चुभ रही है आपको, तो वो लाइट इस लड़की में नहीं है। इस लड़की में कैसी लाइट है, टेंडर लाइट है। उस महिला में जिसकी बात हो रही है, उसकी कजन में कैसी लाइट है, टेंडर लाइट है। उसमें लाइट होने का मतलब उसमें चमक है, उसमें सा ग्लो है, उसमें सा निखार है, कैसा, टेंडर लाइट, मतलब ऐसा लगता है कि उसमें से वैसी रोशनी निकल के आ रही है जैसी रोशनी एक चमकदार दिन को भी नसीब नहीं होती, वैसी लाइट जो कि किसी को चुभे नहीं, बहुत अच्छा फील दे। अब चमकदार दिन में मान लो बहुत जोरदार धूप पड़ रही है, तो आप तो जल भुन जाओगे ना, एकदम बाहर निकलते सारी स्किन जल जाएगी, तो वो वैसी लाइट की बात नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है कि एक ऐसी लाइट, एक ऐसा निखार, एक ऐसी रोशनी निकल के आ रही है मेरी कजन के फेस में से, मेरी कजन की बॉडी से, कि वो लाइट बहुत ही टेंडर लाइट। दस mellowed टू दैट टेंडर लाइट विच हेवन टू गॉड डिड नाइस, मतलब जो स्वर्ग ने, जो आसमान ने एक चमकदार दिन को भी ऐसी रोशनी नसीब नहीं करी, ऐसी रोशनी नहीं दी है जैसी रोशनी इनमें से निकल के आ रही है, ठीक है। वन शेड द मोर, वन रे द लेस, हेड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस। देखो, वन शेड द मोर, अब देखो ये पूरी पोयम ही एक तरह से आप कह सकते हो हाइपरबली का फॉर्म है। हाइपरबली, हाइपरबली का मतलब होता है एग्जेजरेशन। क्या होता है, एग्जेजरेशन, यानी कि बड़ा चढ़ाकर कुछ आप मतलब कोई चीज को समझा रहे हो, एग्जेजरेशन, बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहे हो कोई चीज को, अतिशयोक्ति बोलते हैं हिंदी में उसको ना। तो पूरा फॉर्म अतिशयोक्ति, देखो सुंदरता का कितना बड़ा चढ़ा के बखान किया जा रहा है। देखो कैसे, अभी देखो, वन शेड द मोर, वन रे द लेस। अगर एक भी शेड कलर की, ब्लैक और व्हाइट, किसी की भी एक भी शेड, ब्लैक कलर की स्पेशली एक भी शेड ज्यादा हो गई, या वन रे लेस, या फिर रोशनी, एक ब्राइटनेस की थोड़ी भी कम हो गई, एक भी किरण कम पड़ गई, यानी थोड़ा भी डार्क कलर ज्यादा हो गया, थोड़ी भी ब्राइटनेस कम हो गई, तो क्या हो जाएगा, हेड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस। तो भाई साहब इनकी सुंदरता जो है ना वो आधी रह जाएगी। मतलब बता रहे हैं कि वो इतनी सुंदरता इतनी फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल का मतलब कमजोर, नाजुक, जो थोड़ी भी इधर ऊपर नीचे हो गई तो सुंदरता खत्म हो जाएगी, आधी रह जाएगी। तो बता रहे हैं कि इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इसकी, इनकी सुंदरता में, मतलब इतना परफेक्ट रेशो में है, इतने परफेक्ट अनुपात में है, दैट ब्यूटी वुड गेट इम्पेयर्ड इफ थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो गई, डार्क और ब्राइट शेड या लाइट में कोई भी ऊंच नीच हो गई हल्की सी, तो देखो यहां पर हेड हाफ इम्पेयर्ड, हेड हाफ, एलिट्रेशन यूज हो रहा है एच, और देखो अ हेड हाफ इम्पेयर्ड, यानी कि एक वोवल है, हेड और हाफ वर्ड के शुरू में ही रिपीटेशन हो रहा है, ये तो एलिट्रेशन है, ठीक है, परंतु एक ही साउंड और आती है, हेड हाफ इम्पेयर्ड, इसमें एक ही साउंड भी आ रही है जो कि बीच में आ रही है शब्द के। और जब वोवल का इस तरह वोवल साउंड का जब रिपीटेशन होता है तो उसको बोलते हैं असोनेंस। क्या बोलते हैं, असोनेंस। ये जो एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस और असोनेंस है, इसमें सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इन तीनों में अंतर क्या है। असोनेंस में वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है, चाहे वो बीच में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, पर वोवल साउंड का रिपीटेशन आएगा। एलिट्रेशन में क्या होता है
कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन साउंड का रिपीटेशन होता है पर वर्ड के स्टार्टिंग में होता है, और कॉन्सोनेंस में क्या होता है, कॉन्सोनेंट इन व्यंजन साउंड का ही रिपीटेशन होता है परंतु वर्ड के बीच में या एंड में होता है। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें, एलिट्रेशन प्लस असोनेंस। द नेमलेस ग्रेस मतलब आधी रह जाएगी सुंदरता, अगर थोड़ी भी शेड ज्यादा हो गई, थोड़ा भी डार्कनेस बढ़ गया, थोड़ी भी लाइट कम हो गई या थोड़ी भी ब्राइटनेस कम हो गई तो। विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रेस और सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस, मतलब जो कॉम्बिनेशन है ना डार्क और ब्राइट का, जो कि उसके हर किसमें डार्कनेस, किसमें उसके रेवन मतलब रेवन ट्रेस यानी ब्लैक बाल, काले बालों में, उसके जो काले बालों में जो उनमें एकदम लहरदार, विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रेस यानी कि उनके जो लहरदार बाल हैं, उड़ते हुए जुल्फें, इनमें मतलब थोड़ा भी कालापन ऊपर नीचे हो गया, या फिर और सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस, या फिर जो लाइट उनके चेहरे पे दिखाई देती है, जो ब्राइटनेस उनके चेहरे पे नजर आती है ना, वो थोड़ी भी कम हो गई, सॉफ्टली लाइटन्स ओवर फेस थोड़ी भी कम हो गई मान लो, यानी कि वो जो बोल रहे हैं कि एक शेड भी ज्यादा हो गई या फिर एक रे भी कम हो गई तो सुंदरता आधी रह जाएगी। किनकी, उसके बालों की जो कि काले हैं, अगर उसमें कालापन थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया, या फिर उनके क्या बोलते फेस की ब्राइटनेस अगर थोड़ी ऊपर नीचे हो गई तो। ठीक है, वेयर थॉट सीरेनली स्वीट एक्सप्रेस हाउ प्योर हाउ डियर द ड्वेलिंग प्लेस। अब देखो, वेयर थॉट सीरेनली स्वीट एक्सप्रेस, सीरेनली स्वीट, सौ साउंड का रिपीटेशन फिर स्टार्टिंग में, ये भी एलिट्रेशन है। ठीक है, सीरेनली स्वीट एक्सप्रेस, और ई साउंड का स्वीट सीरेन एक्सप्रेस, ये ई साउंड क्या, वोवल असोनेंस, तो असोनेंस का भी रिपीटेशन हो रहा है, असोनेंस भी यूज हो रहा है और एलिट्रेशन भी यूज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और हो रही है, और वो हो रही है पर्सोनिफिकेशन। किसका पर्सोनिफिकेशन हो रहा है, पर्सोनिफिकेशन हो रहा है एक तरीके से थॉट्स का, जैसे थॉट्स को ह्यूमन की तरह दिखाया गया है, इंसान की तरह, है ना। ठीक है, वेयर थॉट्स सीरेनली स्वीट एक्सप्रेस हाउ प्योर हाउ डियर द ड्वेलिंग प्लेस, यानी कि जहां से विचार, बहुत मीठे विचार, शांत स्वभाव वाले विचार निकल कर आते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, मतलब सीरेनली स्वीट एक्सप्रेस, यानी कि ये जो विचार हैं, तुम्हारे जो विचार हैं, उस लेडी के लिए बोला, जो तुम्हारे थॉट्स हैं, ये जहां से निकल के आते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, और इतने मीठे विचार, इतने शांत स्वभाव के वाले विचार जहां से निकल के आते हैं, वो जगह हाउ प्योर हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस, तो इन विचार, जो विचार जहां रहते हैं, वो जगह कितनी प्योर होगी, कितनी पवित्र होगी, कितनी प्यारी होगी, वो जगह कितनी प्यारी होगी, वो मतलब कह सकते हैं जहां पे तुम्हारे विचार रहते हैं, वो जगह कितनी पवित्र होगी, कितनी प्यारी होगी। तो किसकी बात हो रही है, माइंड की। तो देखो यहाँ ड्वेलिंग प्लेस एक तरह से माइंड का क्या यूज किया गया है, मेटाफर, मेटाफर यूज हुआ है यहाँ पर, है ना, मेटाफर यूज हुआ है, और साथ में एक और चीज कह सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन। पहले तो थॉट्स को इंसान की तरह दिखाया गया है, जैसे इंसान घर में रहता है, ठीक है, इंसान घर में रहता है ना, तो इंसान का मतलब थॉट्स का मानवीकरण कर दिया कि विचार इंसान की तरह दिखाएं, कि जैसे इंसान घर में रहता है वैसे विचार कहाँ रहते हैं, दिमाग में रहते हैं। तो एक तरह से इंसान की तरह दिखाया गया कि जहां पर थॉट्स रहते हैं, अब कोई थॉट्स रहते थोड़ी ना है, थॉट्स तो पाए जाते हैं, थॉट्स तो विकसित डेवलप होते हैं एक माइंड में, परंतु दिखाया कैसे गया है कि थॉट्स रहते हैं, वो जगह, उस जगह की बात हो रही है। तो थॉट्स को मानव की तरह दिखा दिया, तो थॉट्स को पर्सोनिफाई कर दिया। ठीक है, साथ में माइंड को भी पर्सोनिफाई कर दिया कि माइंड को सॉरी माइंड को पर्सोनिफाई नहीं किया, थॉट्स को इंसान की तरह दिखा दिया है, थॉट्स को पर्सोनिफाई कर दिया, और माइंड का क्या हो गया है, मेटाफर यूज हो गया है। ड्वेलिंग प्लेस, माइंड को क्या दिखाया, एक ड्वेलिंग प्लेस की तरह दिखाया, रहने की जगह, तो मेटाफर बन गया वहां पे। तो सिमिली में होता है कि सामने वाले से तुलना की जाती है, और मेटाफर में क्या होता है, तुलना नहीं होती, सीधा उसको संज्ञा दे दी जाती है उस चीज की। और बेटर वे में समझाता हूँ, देखो इन सबको मिटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे ए व्यक्ति है और एक है बी, या फिर बी चीज है, ए बी के जैसा है, तो क्या हुआ सिमिली, कि ए कैसा है, बी के जैसा। ठीक है, और फिर बोलता हूं ए तो बी ही है, ए तो बी ही है, बी के जैसा नहीं है, ये तो बी ही है। अब देखो होम और ये है माइंड, सॉरी उल्टा बोल दिया, माइंड प्लस होम ज्यादा बेटर रहेगा, इजी समझो, ये माइंड ये प्लस होम, ठीक है, और दूसरा भी माइंड प्लस होम, ठीक है। वो जगह माइंड जो कि घर के जैसी है, जिसमें विचार रहते हैं, एक तरह से ये हो गया उसकी जैसी, ठीक है, तो ये तो सिमिली हो गया। वो जगह जहां विचार रहते हैं, जो कि घर है विचारों का, घर जैसे नहीं, घर है विचारों का, वो जगह जो कि घर है विचारों का, तो मेटाफर।
सीधी संज्ञा दे दी ना घर की, कि वो तो घर ही है, घर के जैसा नहीं है, घर ही है वो तो, विचारों का घर, थॉट्स का घर। ठीक है, अब समझ में आया? तो ये मेटाफर हो गया, ड्वेलिंग प्लेस एक तरह से मेटाफर यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये सब डिलीट कर देता हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो बताया कि वो जगह कितनी पवित्र होगी, कितनी प्यारी होगी जहाँ पे तुम्हारे विचार रहते हैं, यानी माइंड। एंड ऑन दैट चीक ओवर दैट ब्रो, सो सॉफ्ट सो काम येट एलोक्वेंट, द स्माइल्स दैट वेन द टेंट्स दैट ग्लो। ठीक है, ऑन दैट चीक, और बता रहे अब उस गाल पे, एंड ओवर दैट ब्रो, और उस ललाट पे, उस गाल पे और उस ललाट पर, सो सॉफ्ट सो काम येट एलोक्वेंट द स्माइल्स दैट वेन, कि कितनी ही नरम, कितनी ही शांत और कितनी एक्सप्रेसिव, एलोक्वेंट मतलब एक्सप्रेसिव, यानी कितनी सॉफ्ट, कितनी काम और कितनी एक्सप्रेसिव स्माइल है जो कि दिल जीत लेती है। मतलब इन गालों पे, इस ललाट पे, इस चेहरे पे जो बहुत ही सॉफ्ट और काम परंतु बहुत ही एक्सप्रेसिव स्माइल है ना, वो आती है मतलब, और वो सबका दिल जीत लेती है। दैट वेन द टेंट्स दैट ग्लो बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट, यानी कि वो मतलब एक तरह से द स्माइल दैट विन द टेंट्स दैट ग्लो, मतलब जो शेड, जो चमक का जो शेड है चेहरे के ऊपर, जो चमक आ रही है, ग्लो आता है, उसका जो शेड है, उस चमक का जो शेड है, जिस प्रकार की वो चमक है, उन सबको जीत लेती है वो स्माइल। मतलब वो सबसे सब पे भारी है, कहने का मतलब ये। बट टेल, परंतु साथ में ये स्माइल एक चीज और बताती है। क्या बताती है? टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट। ये स्माइल बताती है उन दिनों के बारे में जो इस महिला ने, यानी उनकी कजन ने, अच्छे कामों में बिताए। देखो अब तक यहां तक जो बात हो रही थी ना, कहां तक, यहां तक तो बात हो रही थी एक तरीके से उनकी आउटवर्ड ब्यूटी की, परंतु यहां से दिमाग की सुंदरता की जहां से बात शुरू हुई, वहां से लेके यहां तक इंटरनल ब्यूटी की बात हो रही है कि लड़की अंदरूनी तौर पे बहुत सुंदर है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो देखो उसी की बात हो रही है कि स्माइल इतनी प्यारी है, वो उसके चेहरे की शेड, ग्लो सबसे जीत, सब पे भारी है एक तरीके से। और वो स्माइल एक चीज और दर्शाती है कि जिस इंसान के चेहरे पे ऐसी स्माइल आएगी, ऐसा ग्लो आएगा, वो इंसान तो अंदर से बुरा हो ही नहीं सकता। वो स्माइल ही दर्शाती है कि ये इंसान, इस इंसान ने बहुत वक्त बिताया है अच्छे काम करने में, गुडनेस में। अ माइंड एट पीस विद ऑल बिलो, अ हार्ट हुज लव इज इनोसेंट। बोलते हैं कि एक ऐसे दिमाग, ये स्माइल एक और चीज दर्शाती है, मतलब कि इस लड़की का दिमाग कितना पीसफुल है, कितना शांति में है, मतलब कोई टेंशन नहीं है उसको मन में सेटिस्फेक्शन है। उसने इतने अच्छे काम किए हैं लाइफ में कि वो सेटिस्फाइड है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। उसका माइंड बहुत पीसफुल है। विद ऑल बिलो, मतलब जो कुछ उसके पास में है ना, विद ऑल बिलो का मतलब यहाँ पर है कि सांसारिक जीवन में जो कुछ उसके पास में, जो उसके अंडर में है, जो कुछ उसके, सब उसके नीचे है, मतलब देखा जाए सब जो उसके अंडर में, उसके नीचे है ना, उन सब के ऊपर उसका माइंड एकदम पीसफुल है। मतलब उसको कुछ नहीं चाहिए, वो शी इज सेटिस्फाइड इन व्हाटएवर शी हैज गॉट इन द लाइफ। उसको जिंदगी में जो कुछ मिला है ना, वो सेटिस्फाइड है उससे, वो खुश है, उसका मन शांत है। अ हार्ट हुज लव इज इनोसेंट, और उसका जो दिल है ना, वो प्यार से भरा हुआ है। कैसे प्यार से? इनोसेंट लव से। ऐसा लव जिसको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। वो सबकी तरफ लव बरसाती है, परंतु उसको रिटर्न में, उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। ऐसा होता है ना। ऐसा लव कौन सा होता है? जरा दिमाग लगाओ। आप बोलोगे भाई ऐसा तो कोई लव ही नहीं होता। सबको देखो, मैंने किसी से प्यार किया तो सामने वाला भी मुझसे प्यार करे, हमारी तो मतलब इच्छा रहती है ना मन में। तो वन साइडेड लव तो किसी को पसंद नहीं होता, सबको टू साइडेड चाहिए। तो ऐसा कौन सा प्यार होता है जो इनोसेंट होता है, जिसको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए? वो होता है मदर का प्यार, मदर फादर का प्यार, पेरेंट्स का जो प्यार होता है ना, वो इनोसेंट लव होता है। उसको रिटर्न में वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि बच्चा भी उनसे प्यार करे। वो बच्चे को पूरे प्यार देते हैं, लाइफ भर प्यार देते हैं, और कभी ऐसा नहीं होता कि भाई हमको भी उतना ही प्यार मिलना चाहिए। वो तो बिल्कुल एक तरह से बोलते हैं ना, विदाउट एक्सपेक्टेशन का प्यार है। तो वैसा ही प्यार इस लड़की के दिल में भी भरा हुआ है। वो सबको लव देती है, परंतु उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। उसका लव ही इतना इनोसेंट है, मतलब उसका दिल ऐसे लव से भरा हुआ है। उसका दिमाग बिल्कुल शांत है, उसको बिल्कुल सेटिस्फाइड है। उसकी स्माइल बताती है वो कितने अच्छे काम किया उसने पास्ट में। समझे? तो ये अपनी पोएम थी भाई साहब, बहुत ही अच्छी पोएम थी। इसमें और भी बीच बीच में कई चीज आए होंगी, अगर मैंने छोड़ दी हो तो आप खुद ढूंढना उनको। किनको? अरे भाई वही अपने फिगर ऑफ स्पीचेस, मैंने काफी कुछ तो बता दिया आपको, कई सारी मैंने आपको एलिट्रेशन बताया कई जगह, है ना। यहाँ एलिट्रेशन इस्तेमाल हुआ है, यहाँ एलिट्रेशन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। यहाँ एलिट्रेशन प्लस असोनेंस इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और भी कई जगह हुए होंगे, मैंने मिस कर दूंगा। यहाँ भी एलिट्रेशन और एसोनेंस दोनों इस्तेमाल हुआ है ना। ये सब चीजें हैं। तो पोएम बढ़िया थी,
इजी थी, समझ में आई होगी। यहाँ मेटाफर यूज हुआ है, मत भूलना, ड्वेलिंग प्लेस में मेटाफर और उसमें सिंपली मैंने डिफरेंस समझाया है, समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। नहीं आया तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा मैं इन चीज़ों पे, ये जो फिगर ऑफ स्पीच जो बहुत ही क्लोज होती है ना, उनमें डिफरेंस समझाने के लिए वीडियो भी बनाऊंगा सेपरेटली, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आप लोग ये वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और उनको भी बताएं कि आप भी इस चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं और एग्जाम में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलता हूँ। टिल देन, गुड बाय।